नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हमारा जितना भी किया है, कविताएं हमारी अभी तक बहुत अच्छे से करी हैं। आज हम अपना अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और जो हमारा अगला अध्याय है हम उसकी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा बनारस, और उसको रचा है केदारनाथ सिंह जी ने। तो आज हम केदारनाथ सिंह जी की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, बनारस कविता। इस कविता पर जाने से पहले मैं आप सबसे पहले जो केदारनाथ सिंह जी हैं उनका जो जीवन परिचय है आप सबके सामने उसके बारे में बात करना चाहूंगी। उसके बाद हम फिर कविता के ऊपर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बिंदु रहेगा लेखक के जीवन परिचय में से सबसे पहले उनका परिचय, जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या रही थी, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, थोड़ा बहुत उनके बारे में हम इस चीज में जानेंगे। तो केदारनाथ सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1934 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2018 में, यानी कि कुछ अभी की पहले का, कुछ हाल ही की बात है, कुछ अभी 1-2 साल पहले की बात है जब उनकी मृत्यु हुई है। तो हमें इनके जन्म का समय और मृत्यु याद रखनी है। और दूसरी बात, क्योंकि इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है तो केदारनाथ जी जो है आधुनिक कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। पहली बात ये। अब शुरू करेंगे। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले, ये शिले नहीं, हम इसको जिले करेंगे, बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि जो है वो प्राप्त की थी। यानी कि केदारनाथ सिंह का जो एक बैकग्राउंड रहा था वो हिंदी विषय से जुड़ा हुआ रहा था और उन्होंने अपनी जो एमए की थी वो भी उन्होंने हिंदी विषय में की थी और बाद में उन्होंने इसी से संबंधित जो पीएचडी है वो करी थी। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर उन्होंने अवकाश पद ग्रहण किया। यानी कि पहले उन्होंने कुछ समय तक गोरखपुर नाम की जगह पर हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था और उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, वहां पर उन्होंने भारतीय भाषा केंद्र यानी कि इंडियन लैंग्वेज जो सेंटर है वहां पर उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के पद पर अपना कार्यभार संभाला था। ये उनके बारे में, जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें कही गई हैं। उसके बाद उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। जो उन्होंने अपनी कविताओं में रचा है, रोजमर्रा दैनिक जीवन में क्या चीजें होती थी उनके आधार पर उन्होंने रचा है। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है और जो उनकी भाषा, शिल्प अर्थात भाषा, उसमें बातचीत की सहजता मतलब जैसे वो कोई बात कर रहे हो और उस बात को उन्होंने कविता का रूप दे दिया हो, उन्होंने इस प्रकार से अपनी बातों में सहज रूप से कविताओं में प्रकट किया है। और अपनापन अनायासी दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस उनके कविता संग्रह है जिसके अंदर उनकी बहुत सारी कविताओं का संकलन किया गया है। पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1989 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिला था। ये भी उनका बहुत ही जरूरी सम्मान है। तीसरा कुमारन आशान और व्यास सम्मान, दयावती, मोदी पुरस्कार आदि कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था। तो जब आप परीक्षा में उनके पुरस्कार लिखेंगे तो कम से कम 2 पुरस्कार आपको उनके जरूर लिखने हैं। यहाँ पर जो जरूरी है वो है उनका जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, आप ये दोनों जरूर लिखेंगे। उसके बाद आती है उनकी कुछ रचनाएं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं करी हैं। सबसे पहला, अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यानी कि उन्होंने जो अपने काव्यों को संकलित किया है ऐसे उनके 7 काव्य संग्रह पर प्रकाशित पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें कि कुछ उनके नाम दिए जा रहे हैं। अभी बिल्कुल अभी पहला काव्य संग्रह है, इसके अंदर बहुत सारी कविताएं उनकी देखने को मिलती हैं। जमीन पक रही है, नंबर 3 यहाँ से देखो, फिर अकाल में सारस, नंबर 4 उत्तर कभी तथा अन्य कविताएं, फिर उसमें कुछ है कविताएं बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल, ये कुछ कविताएं जो है उनकी देखने को यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद
केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं, यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं में ना जो ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं ना उनको डाला है उन्होंने, कि उन्होंने किसी चीज को देखा और उनके इमोशन उनके दिमाग में जागृत हुए और उन कविताओं में उसने जो है उनको पिरो दिया। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वभाव सशक्त रूप से उभरता है, यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से विद्रोह तो प्रकट किया है लेकिन उसमें कुछ बहुत ज्यादा शोर शराबा ना करके बहुत शांत स्वरूप में उसको प्रकट किया है। उसके बाद उनकी जो एक हमने अभी संकलन काव्य संग्रह पढ़ा है उनका जमीन पक रही है, उस संकलन में जमीन, एक, रोटी और बैल आदि उनके इसी प्रकार की कुछ कविताएं हैं जिसमें उन्होंने जो है विद्रोह को बहुत शांत रूप से प्रकट किया है। फिर उसके बाद संवेदना और विचार बहुत उनकी कविताओं के साथ साथ चलते हैं, जो उनके इमोशंस हैं और जो विचार यानी कि जो उनके थॉट्स हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। आप ये कह दो कि जो केदारनाथ सिंह जी जो हैं एक अपनी लाइफ को जहां पर एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं वहीं पे उनकी लाइफ में जो इमोशंस है उनका भी उतना ही महत्व है, दोनों चीजों को साथ के साथ लेकर वो चलते हैं। फिर उनका कुछ साहित्यिक परिचय हम देखेंगे यहाँ पर। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तु में कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और भी समीप ले आया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जीवन की या प्रकृति की, अगर मैं कह दूं प्रकृति और दूसरी चीज वस्तुएं, उस प्रकृति और वस्तु का कोई भी महत्व नहीं है अगर मेरे पास जीवन ही नहीं है। अगर हम बात करें एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार पड़ा है या फिर जो अस्पताल में दाखिल है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर उसके प्रकृति, आसपास प्रकृति में क्या हो रहा है और दूसरी चीज उसके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, उसके लिए उनका कोई मोल नहीं है। अगर उसके पास उसके जीवन नहीं है तो जीवन के बिना हर एक चीज व्यर्थ है। सबसे पहला जरूरी है जीवन। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और भी समीप लेकर आ गया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य यानी कि सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। बहुत ही ऐसे सरल शब्दों का इस्तेमाल, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बनाकर रखी है। उन्होंने किसी भी चीज को झूठ की बुनियाद पर नहीं दिखाया, बिल्कुल सच्चाई की दर्शाई है उन्होंने अपनी कविताओं में, और उनमें एक नई रिजता और बैलोसपन आया है। यह उनकी थोड़ा बहुत भाषा के ऊपर बात है। और उसके आगे है कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास। उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। उन्होंने अपने पुस्तकों के माध्यम से क्रिटिसाइज भी किया है, यानी कि अगर उनको लगता है कि किसी चीज में कुछ गलत है या सही है तो उसकी उन्होंने आलोचना तक भी की है। और मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत, उनके कुछ निबंध संग्रह हैं। ये उनके जरूरी है। उन्होंने सिर्फ कविताओं के साथ साथ निबंध भी किए हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का जो संग्रह है वो प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है, क्योंकि जो केदारनाथ सिंह जी हैं उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, तो उनकी एक और जो कविता संग्रह है वो प्रकाशित हुआ है। और किस नाम से प्रकाशित हुआ है? प्रतिनिधि कविताएं। अगर आप इसको इंटरनेट पर जाकर देखेंगे, अगर आप ये शब्द डालेंगे प्रतिनिधि कविताएं केदारनाथ सिंह, तो आपको इसके अंदर जो है केदारनाथ सिंह की जो बहुत सारी कविताएं हैं वो आपको इस संकलन में देखने को मिलेंगी। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में, और जो ताना बाना जो काव्य संग्रह है वो भी उनका हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो ये जो पंडित केदारनाथ सिंह जी थे, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय है जो कि हमने 4 भागों में बांटा: परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और उनकी भाषा। अब हम उनकी जो कविता है बनारस, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता है बनारस, रचा है केदारनाथ सिंह जी ने। इस कविता में थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये जो कविता है, इस कविता में केदारनाथ सिंह जी ने बनारस शहर जो है उसकी विशेषता का वर्णन किया है कि किस प्रकार बनारस शहर में सुबह होती है, किस प्रकार बनारस शहर में शाम होती है। अगर मैं यहाँ पर तुलना करूं बनारस शहर के किसी एक ऐसे शहर से जिसमें भागदौड़ भरी जिंदगी है, जैसे कि दिल्ली की बात करूं, मुंबई की बात करूं, तो ये कुछ ऐसे शहर माने जाते हैं जिनमें बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी जी जाती है। यहाँ पर सुबह किस प्रकार से होती है, कैसी सुबह होती है, सुबह भी भागदौड़ भरी होती है, रात भी भागदौड़ भरी होती है। ऐसे शहर के मामले में अगर हम बनारस में जाएं तो यहाँ पर हर चीजें बहुत ही शांत हैं, जो संस्कृति है वो आज भी बरकरार है। तो इन्होंने जो है बनारस शहर का संपूर्ण रूप में अपनी कविता के रूप में वर्णन जो है वो किया है। तो एक बार कविता शुरू करते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डिही की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर,
और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ये इसका पद्यांश है। पहले हम इसका प्रसंग करेंगे, हमेशा की तरह प्रसंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद हम व्याख्या पे आएंगे। कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में बनारस नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ सिंह जी ने बनारस में वसंत ऋतु के आगमन पर जो बदलाव होते हैं उनका वर्णन किया है। तो अभी हम इसकी एक बार व्याख्या देखेंगे कि इस शहर में वसंत अचानक आता है। कवि कहते हैं कि ये जो शहर है ना, इस शहर में जो वसंत है वो बिल्कुल अचानक से आता है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता और वो बिल्कुल अपनी मस्ती में लीन होते हैं और इतनी देर में वसंत जो ऋतु है वो इनके यहाँ पर अपने आप से ही आगमन कर लेती है। और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से। लहर तारा और मडुआ डीह बनारस के एक शहर का, बनारस की एक जगह का नाम है। लहर तारा या मडुआ डीह बनारस शहर की एक जगह। तो जो ये धूल का बवंडर, ये जो बसंत आता है, ये लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से आता है और वहां पर क्या होता है, धूल का एक बवंडर उठता है, मतलब धूल भरी आंधी जिसमें जो कि किरकिराती है। जो हमारे यहाँ पे जब कभी कभी आंधी आती है तो आंखें किरकिराने लगती हैं, जो चीजें होती हैं वो उड़ने लगती हैं, हर जगह पत्ते पत्ते, धूल ही धूल, घरों में इतना बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे में जो वो धूल है वो वसंत के आगमन पर वो उड़ने लगती है और जगह जगह सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देती है और इस महान पुराने शहर की जीभ जो है किरकिराने लगती है। और जैसे जीभ जो है वो दांतों पर पड़ती है या जब जीभ पर पड़ती है तो कुछ किरकिराहट होती है, दांतों के अंदर किरकिराहट सी महसूस होती है। तो इसी प्रकार से जब वो उड़ती है तो सारी हर जगह जो जीभ है या दांत है उसमें किरकिराहट जो है वो पैदा होनी लग जाती है। तो ये इसका हमारा अर्थ था। उसके बाद हम इसका विशेष देखेंगे जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। विशेष में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आप अगर इन शब्दों की तरफ ध्यान दें, इस कविता के शब्दों पर, तो बिल्कुल सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसको पढ़ने पर ऐसा लगे कि ये क्या ही लिख दिया। तो बिल्कुल दैनिक बोलचाल की और बातचीत की भाषा का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अगर मैं ये लिख देती हूँ कि भाषा सरल है, ये दैनिक बोलचाल की भाषा है, तो बिल्कुल इन पंक्तियों के लिए उचित होगा। दैनिक बोलचाल की है। नंबर 1 हम ये वाली चीज लिखेंगे। नंबर 2 यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि जो बनारस शहर है उसमें वसंत का आवागमन हो रहा है, यानी कि प्रतीकात्मकता का समावेश किया जा रहा है, प्रतीक किया जा रहा है वसंत ऋतु को बनारस शहर से। तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता का वर्णन है। नंबर 2 भाषा में अगर आप देखेंगे तो प्रवाहमयता, आपको लगातार जो ये शब्द है ये देखने को मिल रहे हैं, तो प्रवाहमयता जो है वो बढ़ती जा रही है, लयात्मकता तो है ही इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा विशेष। इनमें भावार्थ में इसी को ही स्पष्ट किया गया है। अगला देखेंगे हम, जो है वह सुख भुगाता है और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। ये हमारा अगला पद्यांश है। पहले पद्यांश का प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में बनारस नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से जो केदारनाथ सिंह जी जो है वो वहां पर गंगा नदी का जो घाट है वहां का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद हम इसकी अब व्याख्या देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो है वह सुख भुगाता है, मतलब बनारस शहर में जो है, मतलब जिन चीजों का अस्तित्व है, लोगों ने जो है, अगर आप देखें तो वहां पर गंगा नदी के घाट पर जो है बहुत सारी जगह पर लोगों ने अपने कपड़े रखे हुए हैं, वो अभी शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा, उनको गीले कपड़े हैं वो बिल्कुल, और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। जगह जगह पर जो लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखे हैं वो बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा उन दुकानों को। लेकिन जैसे ही धूल का बवंडर उठता है, जैसे ही वसंत आती है, तो जो वो दुकानें होती है उनका सारा का सारा
सारा जो सामान है वो उड़ने लगता है, जो कपड़े वहां पर रखे हुए हैं वो कपड़े जो है उड़कर जो है कहीं दूर दूर जाने लगते हैं, और जो धूल है वो लोगों की आंखों में, जीभ पर किरकिराने लगती है, और जो भी चीजें वहां पर गंगा नदी के घाट पर या जो वो बनारस शहर में रखी हुई है वो हर एक चीज जो है वो बिल्कुल उड़ने लगती है धूल के बवंडर के साथ। तो जो है वह सुगबुगाता है, मतलब उड़ने की कोशिश करता है, जो चीजें हैं वो भी उड़ने की कोशिश करती हैं, और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पक्षियां। पक्षियों का अर्थ होता है अंकुरण, जिसको हम अंकुरण कहते हैं। यानी कि जो नहीं है, जो चीजें हैं वो तो उड़ ही रही हैं, और जो चीजें नहीं है वो चीज भी, मतलब बच्चे कई बार पतंग उड़ानी शुरू कर देते हैं, वो गलियों में निकल जाते हैं और वो उस हवा का मजा, उस धूल भरी उसका मजा लेना शुरू कर देते हैं। तो जो नहीं है वो भी जो है सुगबुगाने लगता है, वो भी उड़ने लगता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, और जब वहां पर दशाश्वमेध जो है वहां पर एक हुआ था, यज्ञ हुआ था, वहीं पर दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो उसके जब उस घाट पर जब वो लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो घाट का बिल्कुल जो आखिरी पत्थर है वो पानी की वजह से और धूल भरी आंधी की वजह से वो बिल्कुल इतना बार बार उसको इतना हिलाया गया कि वो पत्थर बिल्कुल मुलायम सा हो गया है, और सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में भी एक अजीब सी चमक है। जो बंदर अभी तक सीढ़ियों में बैठे थे, गर्मी के मारे उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था, जो वो बंदर है अब उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी, एक अजीब सा प्रकाश आ गया, और वो भी उस वसंत ऋतु का जो है मजा ले रहे हैं, और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। और जो भिखारी हैं, जो उनके कटोरों में अभी तक कुछ भी नहीं था, वो सुबह से ऐसी खाली कटोरे लेकर बैठे हुए होते थे, और रात तक उनके कटोरों में एक भी पैसा नहीं आता था, कोई उनके कटोरों में कुछ डालता नहीं था। तो वसंत ऋतु वहां पर ऐसी खुशहाली लेकर आती है कि जो वो भिखारी है उनके जो कटोरे हैं उनका खालीपन भी दूर हो जाता है, क्योंकि जो उनकी जीविका का साधन है वो उनके वही कटोरे हैं जो वो भरकर लेकर जाते हैं। तो अब उनके कटोरे भी जो है वो भरने लगे हैं। ये इसका भावार्थ होगा। अब हमने इसका भावार्थ किया, पहले हम इसका एक बार विशेष देखेंगे। विशेष में अगर आप यहाँ पे एक शब्द देखें अजीब सी, तो ये जो सी जैसे शब्द होते हैं ना, ये शब्द सी, सा, से, ये ना कुछ तुलनात्मक शब्द होते हैं, तुलना करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इन पंक्तियों में जो है तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम विशेष में एक चीज लिखेंगे, तुलनात्मक शब्द। भाषा में प्रवाहमयता है, भाषा रुकी नहीं है, और जो दैनिक बोलचाल की भाषा है, ऐसा लगता है इन पंक्तियों को देखने पे कि बस जो कवि है उन्होंने बातें करी जैसे वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, और उन बातों को उन्होंने इन पंक्तियों के रूप में जो है प्रस्तुत कर दिया। तो बिल्कुल बातचीत की भाषा है, सरल भाषा है। यह बातचीत की भाषा है, और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो तद्भव शब्दों का इस्तेमाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तद्भव शब्दों का जो इस्तेमाल है यहाँ पर वो किया गया है। तो इस प्रकार से हम अपना जो ये विशेष है ये इसको पूर्ण करेंगे, और हम इसमें ये चीज भी लिख सकते हैं कि बनारस शहर में जो दशाश्वमेध जो घाट है उसका वर्णन किया गया है, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पद्यांश में आकांक्षा पूर्ण होने का जो भाव है वो विकसित है, क्योंकि जो भिखारी जब तक इनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला, उनको अचानक से अब मिलना शुरू हो जाता है। कवि कह रहे हैं कि जिसको प्राप्ति की इच्छा है वह उत्सुकता से लेने की प्रतीक्षा करता है, और जिसको देना है वो देना शुरू कर देता है। और दशाश्वमेध पर जो है वहां पर बंदर भी बैठे हैं जिनकी आंखों में नमी आ गई है, और अब सब कुछ बिल्कुल साधारण हो गया है। अगला, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ये हमारा अगला पद्यांश होगा, जिसमें हम देखेंगे कि वो कह रहा है, पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में बनारस नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ सिंह जो है बनारस शहर के जो है शुरुआत किस प्रकार से वहां पर होती है, उन सबको उस शुरुआत का जो वर्णन है वो कर रहे हैं।
उसके बाद हम इसका व्याख्या देखेंगे कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। कवि कहते हैं कि तुमने कभी देखा है कि जब एकदम से खाली कटोरे हैं और उनमें वसंत के आने पर एकदम से पैसे भर जाए, तो तुमने कभी ये चीज देखी है उनकी। और यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है, और ये शहर जो है हर बार जब वसंत आती है तो इसी प्रकार से खुलता है, और इसी प्रकार से जो लोग हैं वो वसंत के आने पर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके जीवन में एक अलग प्रकार का जो उत्साह है वो छा जाता है और खाली होता है यह शहर। और इसी प्रकार से ये जो शहर है, लोग यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थली तीर्थ लोग यहाँ पे जो तीर्थ करने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर घूमते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर गंगा नदी है तो गंगा नदी को ना एक बहुत ही पवित्र नदी या फिर मुक्ति की नदी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने जो भी उनके यहाँ पर शव होते हैं उनको लेकर आते हैं और गंगा नदी में बहाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है गंगा नदी में अस्थियां लेकर आते हैं और उनका विसर्जन जो है वो वहां पर करते हैं ताकि उनको जो है मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर अनंत शव आते हैं इस प्रकार से, और वो अंधेरी गलियों से आते हैं और चमकती गंगा की तरफ जाते हैं और उनको जो है वो मुक्ति दिलाते हैं। तो ये इसका अर्थ होगा। उसके बाद हम इसमें विशेष देखेंगे। विशेष के लिए हम लिखेंगे कि सरल साधारण भाषा का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि आपको एक शब्द देखने को मिलेगा रोज रोज शब्द, और रोज रोज शब्द में रोज शब्द की आवृत्ति के कारण इसकी आवृत्ति हुई है, तो इसके कारण जो है आप ये कहेंगे कि यहाँ पर पुनः रूपती प्रकाश अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसमें ये चीज लिख सकते हैं, रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये होगा यहाँ पर। तो इसका भावार्थ हमारा हुआ है। एक बार देखेंगे हम कि इन पंक्तियों में कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं कि भिखारियों के पात्र में धन अन्न इत्यादि भरना उनके लिए वसंत के समान है। भिक्षुओं का जीवन निर्वहन इन्हीं कटोरों की रिक्तता और भरे होने पर निर्भर करता है। और वो कह रहे हैं कि इनका जीवन चक्र भी कुछ इसी प्रकार से है जो इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जो है जलते शवों के समान बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इसका अर्थ ये होगा। उसके बाद अगला है, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, और कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। पहले हम इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में बनारस नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ सिंह जी जो है बनारस शहर की धीरे धीरे विशेषता, जो धीरे धीरे काम होते हैं वहां पर, उसकी विशेषता को जो प्रकट है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके एक बारी अर्थ देखेंगे। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि इस शहर में जो धूल है ना वो बहुत धीरे धीरे उड़ती है, और साथ के साथ यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर ना जो धीरे धीरे शब्द है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है वो आज भी विद्यमान है। ये लोग जो है आधुनिकता की तरफ अग्रसर तो हो रहे हैं, आधुनिकता को अपना तो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत धीरे धीरे ये लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है सब कुछ काम धीरे धीरे होते हैं और कहीं पर भी तेजी या रफ्तार वाली दृष्टि जो है इधर देखने को नहीं मिलती है। लोगों का चलना धीरे धीरे होता है, मंदिर के घंटे धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ पर जो शाम है वो भी बहुत धीरे धीरे होती है। यह धीरे, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे शहर की जहां पर लोग बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक काम में व्यस्त रहते हैं, उनकी सुबह कहाँ होती है और शाम कहाँ होती है उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन बनारस शहर में सुबह से लेकर शाम जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है, और धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को।
जब हम अपने कामों में तेजी लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक एकता वाला जो सूत्र होता है ना, वो हटता सा नजर आता है। लेकिन जो बनारस शहर है उसमें क्योंकि हर चीज धीरे धीरे हो रही है, तो वहां पर इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग हैं वो अभी भी एक दूसरे के साथ एक एकता वाले सूत्र में बंधे हुए हैं। वो अभी भी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति की इज्जत करते हैं। और जैसे जो हमारे यहाँ जो हम पुराने लोग होते थे, जो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के सुख दुख में दुखी रहते थे, बिल्कुल वहां पर अभी भी है। एकता के सूत्र में लोग आज भी बंधे हुए हैं। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, और जो चीज जहां थी वही है कि उन्होंने इस तरीके से बनारस शहर को एक सूत्र में बांधा हुआ है कि अभी तक उनकी संस्कृति को कोई हिला नहीं पाया है। वहां के जो नियम है, कायदे हैं, वो कायदे अभी भी यूं के यूं बरकरार है और वहां की संस्कृति अभी भी जिंदा है। लोग वही सुबह उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं, गंगा नदी के घाट पर जाते हैं, वहां पर अपने कार्य करते हैं, फिर शाम को जाते हैं, वही आरतियां होती है, वही घंटे बजते हैं। कोई भी संस्कृति को अभी तक हिला नहीं पाया है। जो चीज जहां थी वो बिल्कुल वहीं पर है, आज भी वो चीजें वहीं पर रखी हुई हैं। जो गंगा नदी पर जो नाव जो जिस प्रकार से रखी हुई थी वो आज भी वहीं पर है। और यहाँ तक कि जो तुलसीदास जी की खड़ाऊ है, जो सैकड़ों वर्षों से रखी हुई है, वो भी आज तक वहीं पर ही रखी हुई है। कोई उन खड़ाओं को भी हिला नहीं पाया है। ये इसका हो जाएगा। फिर हम इसका विशेष देखेंगे। विशेष पर हम लोग करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो इस शब्द में जो है एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे शब्द में जहाँ एक और धीरे धीरे शब्द की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वहीं पर ये जो है शब्द चमत्कार भी उत्पन्न कर रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश है, तो वहीं पर यही शब्द जो है चमत्कार भी उत्पन्न करता है बार बार आने के कारण। ठीक है, आप इस तरीके से इसका जो विशेष है वो लिखेंगे। और भाषा तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल है दैनिक बोलचाल के शब्दों का। अगला देखेंगे अब हम लोग। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में कैसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। ये हमारा एक अगला पद्यांश है। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में बनारस नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ सिंह जो है बनारस शहर के अधूरेपन में जो अधूरापन है उसमें पूर्णता का जो एक जो संगम है वो दिखाते हैं। उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे कि कभी सही सांझ अर्थात शाम का समय, कभी सांझ के समय, शाम के समय वहां पर बिना किसी सूचना के घुस जाओ, इस शहर को जाकर देखो और किसी को बताओ मत। कभी आरती की आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। कभी आरती के प्रकाश में जाकर वहां पर देखो। जब शाम के समय वहां पर आरती होती है और जब घड़ियाल बजते हैं, वहां पर घंटे बजने शुरू होते हैं, तो इसको देखो, इसकी जो बनावट है ना वो बिल्कुल अद्भुत यानी कि अनोखी सी प्रतीत होती है। ये शहर जब आप गंगा नदी के किनारे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो गंगा नदी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि ये आधा शहर आपको लगेगा कि गंगा नदी से भरा पड़ा है, आधा शहर आपको जल में लगेगा। और शाम के समय आधे से ज्यादा जो शहर है वो मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देता है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो आपको आधा शहर मंत्र में लगेगा, आधा शहर आपको फूल में, कि जब लोग पूजा करते हैं तो फूलों की मदद से पूजा करते हैं, तो आधा शहर आपको फूलों में लगेगा, आधा शव में। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो लोग यहाँ पर गंगा नदी में जो है शवों की अस्थियां बहाते हैं, तो आधा शहर आपको शव में लगेगा। और जो है सांझ के समय बहुत सारे लोगों के सोने का भी समय हो जाता है, तो आधे से ज्यादा लोगों का जो समय है, जो आपको शहर है वो नींद में लगेगा और आधा आपको शंख में लगेगा। और क्योंकि संध्या का समय है तो लोग जो है शंख बजाकर, घड़ियाल बजाकर भगवान की आराधना करते हैं, तो आधा शहर आपको शंख में लगेगा। फिर अंत में कवि ये बोलते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो
यह आधा है, पर ये आधा नहीं भी है कि इसमें आधे का संगम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आधा नहीं है। ये पूरा का पूरा जो शहर है इस अधूरेपन में भी एक पूर्णता लिए हुए है। इसके अधूरेपन में जो है भी एक संगम है, पूर्णता है। ये हमारा इसका भावार्थ होगा। अगर हम इसका विशेष देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आधा जो शब्द है उसका इस्तेमाल जो है वो बार बार हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आधा शब्द की वजह से इन पंक्तियों में एक चमत्कार सा उत्पन्न हुआ है। आधा शब्द चमत्कार उत्पन्न करता है। और अलंकार है यहाँ पर बार बार आप देखें, आरती, आलोक, अचानक, यहाँ पर अवर्ण, अद्भुत, इसकी अवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर जो है आपको अनुप्रास अलंकार की भी प्रासंगिकता देखने को मिलेगी। अनुप्रास अलंकार, तो ये हमारा यहाँ पर विशेष होगा। चलिए अगले पर जाते हैं एक बारी। जो वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, स्तंभ अर्थात सहारा, बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है वह उसे थामे है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। यह हमारा अगला पद्यांश है। पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में बनारस नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। और इन कविता के माध्यम से जो केदारनाथ सिंह है वो बनारस शहर की अखंडता का वर्णन जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। बनारस शहर की जो आज संस्कृति जिंदा है ना, जो वहाँ के आज हम वहां पर जाते हैं, पूजा करते हैं, वहां पर आरती होती है, वो जो जिंदा है उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो बिना किसी स्तंभ यानी कि बिना किसी सहारे के खड़ी है। वहां के लोगों के मन में उनकी संस्कृति जिंदा है, इसीलिए जो है वहां पर आज भी बिल्कुल वही चीजें होती हैं जो पहले होती थी। जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। और जो अगर इस संस्कृति को नहीं भी मानता तो भी जो वहां पर रोज आरतियां होती हैं और जो रोशनी होती है आरती के समय पे, तो उन चीजों ने जो है बाकी सबको भी थाम रखा है, क्योंकि वो चीज उसको खत्म नहीं करने दे रही है। आग के स्तंभ, जब आरती होती है तो बहुत सारे दिए जलते हैं, और पानी के स्तंभ, वहां पर गंगा नदी का पानी जो है वो सरेआम बह रहा है, तो वो पानी के स्तंभ और धुएं के जो वो आरती का धुआं होता है, वो खुशबू होती है। जब आरती करते हैं हम लोग, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो जो उससे खुशबू होती है वो खुशबू, और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, और आदमी के जो आरती के समय पर जो आदमी होते हैं वो हाथ ऊपर करके जो आरती करते हैं, तालियां बजाते हैं हाथ ऊपर करके, उनके स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य है। और जो सूर्य है उसको जो अर्घ्य रोज दिया जाता है गंगा नदी में खड़े होकर, जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, वो शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। कि शताब्दियों से, कितने ही सालों से गंगा नदी में जो है ये जो शहर है सिर्फ इन्हीं सब चीजों के इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर खड़ा है, एक टांग पर खड़ा है, यानी कि बिल्कुल अपनी संस्कृति पर खड़ा है, अपनी दूसरी टांग से बेखबर, यानी कि आधुनिकता से बेखबर। जो आधुनिकता है उससे बहुत पीछे है, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपनी एक टांग पर, यानी कि अपनी यहाँ पर एक टांग अर्थात संस्कृति, सिर्फ इसी पर खड़ा हुआ है बनारस शहर, और दूसरी टांग से बेखबर, यानी कि जो दूसरी टांग आधुनिकता की टांग है उससे बिल्कुल बेखबर, अपनी एक टांग यानी कि अपनी संस्कृति पर अभी तक खड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये होगा। फिर हम इसका विशेष देखेंगे। विशेष में आप देखेंगे कि स्तंभ शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। बार बार इस्तेमाल होने के कारण ये स्तंभ शब्द जो है अपने आप में अनायासी चमत्कार उत्पन्न करता है। ऊंचे ऊंचे शब्द जो है इसमें आवृत्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा यहाँ पर। और ये जो भाषा है सरल है, प्रवाहमयता है भाषा में, और क्या बोलते प्रतीकात्मकता का प्रयोग है, और लाक्षणिक शक्ति जो है इसमें देखने को मिलती है, तो ये इसका विशेष होगा। और इसी के साथ हमारी जो ये कविता है यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब एक बार इस कविता से जुड़े जो कुछ प्रश्न उत्तर है एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका प्रभाव इस शहर पर क्या पड़ता है।
बनारस में वसंत के आगमन पर जो धूल है वो किरकिराने लगती है, भिखारियों के जो कटोरे होते हैं वो भर जाते हैं, बंदरों की आंखों में चमक आ जाती है, जो नमी होती है वो बढ़ जाती है, और साथ के साथ जो यहाँ पर धूल भरी आंधियां होती हैं, लोगों में एक अलग से एक उम्मीद है, आशा का किरण बढ़ने लगता है, रात के समय घड़ियाल बजने लगते हैं। तो ये सब का सब वहां पर होता है। और इस शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो शहर है इसमें आशा की नई किरणें जाग जाती हैं और यहाँ की जो संस्कृति है वो बढ़ चढ़कर सबके सामने आती है। इसी का आंसर हम यही लिखेंगे। अगला है, खाली कटोरों में वसंत का उतरने से क्या आशय है, कि अभी तक क्या होता था, वसंत के आगमन से पहले जो भिखारी होते थे उनके जो कटोरे हैं वो सुबह जैसे रहते थे यूं के यूं रह जाते थे, कोई भी उनके कटोरों में भीख नहीं डालता था। लेकिन वसंत के आने के बाद जो उनके कटोरे हैं उनमें जिसको डालनी होती है वो उनमें भीख भी डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग जो है इस समय बहुत खुश होते हैं और वो दान दक्षिणा बहुत खुशी मन से करते हैं, तो उनके कटोरे भरने लगे हैं। क्योंकि उनकी जो जीविका है वो इसी भीख के आधार पर चलती है, तो उनके जो घर हैं वो भी इसके आगमन पे जो है खुशहाल हो गए हैं, तो क्या उनके भी कटोरों में वसंत उतर आया। अगला है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। जो बनारस शहर है अपने आप में पूर्ण है। देखा जाए तो बनारस शहर की जो रिक्तता है उसकी संस्कृति के आधार पर है, कि वो जो शहर है बिल्कुल अपनी संस्कृति पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो पूर्ण तब होगा जब उसमें संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो जाएगा, जो कि आधुनिकता की तरफ अभी अग्रसर है, जा रहा है, लेकिन अभी पूर्णतः आधुनिक नहीं हुआ है। तो रिक्तता यानी कि जो अपनी संस्कृति के आधार पर खड़ा है, और पूर्णता यानी कि संस्कृति और आधुनिकता दोनों को ही जब वो साथ में लेकर चलेगा वो चीज। एक बार देखेंगे, पूर्णता में उल्लास भरे दिन को दिखाता है कि यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, यहाँ का हर दिन तकलीफों और कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से जो है वो भरा रहता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज यहाँ कितने शव आते हैं दाह संस्कार के लिए, और उसके बाद गंगा घाट की ओर जाते हैं, और वे शव कंधों पर सवार होकर अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। और यह रिक्तता बनारस का नित्य क्रम है, और ये जो है मृत्यु का एक सत्य, एक कड़वा जो एहसास है वो कराती है। अगला है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, और धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। बनारस में जो है शाम है वो धीरे धीरे होती है, आदमी धीरे धीरे चलते हैं, घड़ियाल धीरे धीरे बजते हैं, जो लोगों का कार्य होता है वो धीरे धीरे होता है, जो संस्कृति है वो भी अभी धीरे धीरे कार्य कर रही है, और जो आधुनिकता की तरफ है वो भी धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और धीरे धीरे की तरफ से कवि कहना चाहता है कि जो बनारस शहर है वो आधुनिकता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है अपनी संस्कृति को लिए हुए। तो यहाँ पर धीरे धीरे घंटे बजते हैं, कार्य धीरे धीरे होते हैं, और ये जो शहर अपनी लय में बिल्कुल सभी के सभी काम धीरे धीरे करता रहता है। अगला है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है, वही है मंदिर के घंटे बजने, लोगों का धीरे धीरे चलना, शाम धीरे धीरे होना, प्राचीन काल में जो संस्कृति है वो भी अभी तक उनकी धीरे धीरे अभी तक विद्यमान है, आधुनिकता की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं वो भी वो धीरे धीरे हो रहे हैं। और बल्कि जो उनकी ये धीरे धीरे के कारण जो उनकी संस्कृति है वो कहीं नहीं गई है, बल्कि हर रोज मजबूत ही हो रही है। लोगों का जो वहां पर विश्वास है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। जब आप वहां पर सांझ के समय जाते हैं तो वहां पर आरती होनी शुरू हो जाती है, वहां का जो गंगा नदी का जो जल है वो आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जब आप वहां पर जाते हैं तो घड़ियाल बज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, कोई नींद में है, आधा शहर शव में। आपको सांझ के समय पर बनारस शहर में अनायास ही बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सारा वातावरण आलोकित हो जाता है। जो बनारस में आलोक, जो आधा शहर जल में ऊपर जान पड़ता है, सुंदरता देखने को मिलती है। प्राचीनता और आधुनिकता का एक सुंदर रूप दिखाई देता है। घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार हो रहा है। उसके बाद बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है उनको बताना है। ये मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी है, कि इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजनार्थ है, यानी कि एक व्यंजन है, एक व्यंग्य है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से इस शहर के गली मोहल्ले में धूल ही धूल नजर आ रही है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है, अपनी एक टांग पर खड़ा है। एक तो ये वाला कि अपनी एक टांग यानी कि संस्कृति पर खड़ा है, अपनी दूसरी टांग से बेखबर यानी कि आधुनिकता से बेखबर, सिर्फ वो चले जा रहा है।
ये होगा इसका। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। शिल्प सौंदर्य में हमें सिर्फ उनका भाषा लिखनी है, शिल्प सौंदर्य वाले प्रश्न में हमें उनका भाव नहीं लिखना है। तो यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को, तो धीरे धीरे होना में पुनः रूपती प्रकाश अलंकार है जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके माध्यम से कवि बनारस में होने वाले बदलावों को बताता है। धीरेपन को बनारस की विशेषता बताया गया है। नंबर 2 इसकी भाषा है और नंबर 3 लाक्षणिकता का जो भाव है वो इसमें देखने को मिलता है। अगला है, अगर ध्यान से देखो तो यह शहर जो है आधा है पर आधा नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि आधा बोलकर वह इसके अधूरेपन को व्यक्त करता है, नंबर 1। नंबर 2 प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान है इसकी भाषा में। नंबर 3 अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है और आधा शब्द पंक्तियों में जो चमत्कार है वो उत्पन्न करता है। हम इसमें अगर इसका शिल्प सौंदर्य पूछा जाएगा तो उसकी भाषा या उसकी विशेषताएं लिखेंगे। अगला है, अपनी एक टांग पर खड़ा है अपनी दूसरी टांग से बेखबर, यानी कि इनमें हम क्या लिखेंगे, टांग शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है और एक टांग पर खड़ा होना जो है एक मुहावरा है, मुहावरों तक का भी प्रयोग इसमें हुआ है और प्रस्तुत अंश में इसका प्रभावी प्रयोग है। प्रतीकात्मकता तथा लक्षणात्मकता का जो इसमें समावेश है वो ये है, तो इसका एक और विशेषता ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो बनारस कविता है उसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी खत्म होते हैं और इसी के साथ जो हमारा ये कविता है वो भी हमारी खत्म होती है। कल हम लोग करेंगे हमारी अगली कविता जिसका शीर्षक रहेगा दिशा। तो इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आप घर पर पढ़ रहे होंगे। तो जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।